एवरीवन, आज हम बात करेंगे अपने राजस्थान के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में जो 31 जुलाई 2011 को हुआ था। भाग सेकेंड लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी आ गया है, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन वर्ण घोष नहीं है। ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है छा, ऑप्शन सी है आ, ऑप्शन डी है डा। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छा। ये कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में जो हमारी स्वर तंत्रियाँ होती हैं वो झकृत नहीं होती है उन्हें हम आघोष कहते हैं, और जिनके उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियाँ झकृत होती हैं उन्हें हम घोष कहते हैं। आघोष क्या होते हैं? पहले दूसरे आघोष होते हैं, जैसे कि का खा, चा छा, टा ठा, ता था, पा फा, सा और सा। जबकि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है, जितने भी स्वर वर्ण होते हैं यारा, लावा और हा, ये सभी आपके घोष होते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि पहला दूसरा जो है वो आघोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा ये साघोष होता है। ठीक है, नेक्स्ट है किस शब्द में रा स्वर नहीं है, और ये हमारा जो है ये रिवीजन है। ठीक है, तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि किस शब्द में रा स्वर नहीं है। ऑप्शन ए है कृपा, ऑप्शन बी है कृष्ण, ऑप्शन सी है दृष्टि, ऑप्शन डी है रिवाज। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रिवाज। ठीक है, रिवाज में जो रा स्वर है उसका प्रयोग नहीं हुआ है। रिवाज में हमारा इस तरह से बना है, कृष्ण इस तरह से बना है, कृपा इस तरह से बना है, दृष्टि इस तरह से हुआ है। इन तीनों में रा का प्रयोग हुआ है, इसमें नहीं हुआ है। नहीं पूछा था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। ऑप्शन ए है कि स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ, ऑप्शन बी है स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, ऑप्शन सी है स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, ऑप्शन डी है व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियाँ। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए कि स्वर के बाद आने वाली जो नासिक की ध्वनियाँ होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें अनुस्वार कहा जाता है। व्याख्या भी है कि स्वर के बाद आने वाली जो नासिक की ध्वनियाँ हैं उन्हें अनुस्वार कहते हैं, जबकि स्वतंत्र रूप से आने वाली ध्वनियाँ स्वर कहलाती हैं। और अनुस्वार का उच्चारण कैसे होता है? नाक से होता है। नेक्स्ट है कि किस शब्द में गुण संधि है। ऑप्शन ए है सिंधु सिंधुर्मी, ऑप्शन ए है भारतेंदु, ऑप्शन सी है नारीश्वर, ऑप्शन डी है लोकेश्वर। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी भारतेंदु। इसमें गुण संधि है, भारत प्लस इंदु भारतेंदु, आ प्लस ये मतलब ए, भारतेंदु में गुण संधि है, बाकी किसी में भी नहीं है गुण संधि। उपयुक्त विकल्प भारतेंदु में गुण संधि होगी। जो गुण संधि है उसमें आ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों का ए हो जाता है। यहाँ पर भारतेंदु का विच्छेद भारत प्लस इंदु यानी आ प्लस ई ए है, अतः भारतेंदु में गुण संधि है। जबकि सिंधुर्मी में दीर्घ संधि है, लोकेश्वर में कैसी है? वृद्धि संधि है। ये भी याद रखना कि भारतेंदु में तो आपकी गुण संधि है, जबकि सिंदूरमी में दीर्घ है। सिंधु प्लस उर्मी हमारे दीर्घ है, ऊ मिलकर बड़ा ऊ मिल गया है। और लोकेश्वर में आपकी वृद्धि संधि है, लोक प्लस ऐश्वर्य मतलब लोकेश्वर्य। ठीक है, वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है कि वृक्ष छाया का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है वृक्ष प्लस छाया, ऑप्शन बी है वृक्ष प्लस छाया, ऑप्शन सी है वृक्ष प्लस छाया, ऑप्शन डी है वृक्ष प्लस छाया। ऑप्शन डी वृक्ष प्लस छाया बराबर वृक्ष छाया। हमारी व्याख्या भी है कि वृक्ष छाया का संधि विच्छेद वृक्ष प्लस छाया होगा। यह किसका उदाहरण है? ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। जब सा या ता वर्ग यानी ता था दा धा ना से पहले या बाद में सा या चा वर्ग चा छा छा जा आए तो भी क्या होता है? सा को सा में, और जो हमारा ता वर्ग है उसको हम किस में चेंज कर देते हैं? चा में कर देते हैं चेंज। नेक्स्ट है कि समश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा। ऑप्शन ए है मूछ, ऑप्शन बी है अश्रु, ऑप्शन सी है आंसू, ऑप्शन डी है ससुर। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए मूछ। जो समश्रु शब्द है उसका तद्भव जो होगा वो क्या होगा? मूछ होता है। आंसू का अश्रु होगा और ससुर का श्वशुर होगा। नेक्स्ट है कि विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? मैंने कई बार बताया है कि वे शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें हम विलोम कहते हैं। जो समान अर्थ का बोध कराते हैं पर्यायवाची कहते हैं। एक अर्थ का बनाते हैं एकार्थ, और एक जैसे अर्थों का बोध कराते हैं समानार्थ। तो विपरीत अर्थ का बोध पूछा है तो विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, व्याख्या भी है कि किसी शब्द के विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जब एक शब्द एक से अधिक अर्थ प्रदान करता है तो उसे हम अनेकार्थी कहते हैं, और जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उसे हम पर्यायवाची कहते हैं। नेक्स्ट है वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन ए है रंग, ऑप्शन बी है आकाश, ऑप्शन सी है जाति, ऑप्शन डी है अक्षर। ऑप्शन बी आकाश। वर्ण शब्द का अर्थ आकाश जो है वो नहीं होता।
होता है और नहीं ही हमसे पूछा था। हमारी व्याख्या है कि वर्ण शब्द का अनेक अर्थ होते हैं, जैसे कि रंग, जाति भी होता है और अक्षर भी, ठीक है, लेकिन आकाश ये इससे भिन्न होता है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए है जलज, ऑप्शन बी है अम्बुज, ऑप्शन सी है मनसिज, ऑप्शन डी है पंकज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनसिज। कमल मतलब जल में जो उत्पन्न हुआ है, जलज भी कहते हैं, अम्बुज भी कहते हैं और पंकज भी कहते हैं, लेकिन मनसिज नहीं कहते हैं। मनसिज कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि ये कामदेव का होता है। मनसिज इसका पर्यायवाची है कामदेव का। कामदेव के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं मदन, मनमथमार, मनसिज, पंचसर, काम, अनंग आदि। और कमल के पर्यायवाची है पंकज, नीरज, जलज, तोयज, अम्बुज, अरविंद, सरसिज आदि, ठीक है। नेक्स्ट है, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो इसके लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए है मनन, ऑप्शन बी है विषयान, ऑप्शन सी है मनवा, ऑप्शन डी है अन्य मनस्क। तो जिसका मन या फिर ध्यान किसी दूसरी तरफ हो उसे अन्य मनस्क कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। जिसका मन और ध्यान किसी दूसरी तरफ लगा उसे अन्य मनस्क कहते हैं। नेक्स्ट है, अभिधा शब्द शक्ति में ऑप्शन ए है वाच्यार्थ प्रकट होता है, ऑप्शन बी है लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, ऑप्शन सी है व्यंग्यार्थ प्रकट होता है और ऑप्शन डी है विचित्र अर्थ प्रकट होता है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वाच्यार्थ प्रकट होता है। अभिधा शब्द शक्ति में हमारा वाच्यार्थ प्रकट होता है। व्याख्या भी है कि अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ प्रकट होता है। वह शब्द शक्ति या शब्द का व्यापार जिसमें साक्षात सांकेतिक या मुख्य अर्थ का बोध होता है, मुख्यतः प्रथम अर्थ का बोध कराने के कारण इसे मुख्य या अभिधा कहते हैं और इसे निकलने वाला मुख्य अर्थ ही क्या होता है? वाच्यार्थ। नेक्स्ट है कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए है पशु पंछी आदि, ऑप्शन बी है गुण दोष आदि, ऑप्शन सी है दिशाएं आदि, ऑप्शन डी है आभूषण आदि। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुण दोष आदि। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत गुण दोष आदि आते हैं। व्याख्या है कि जो संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु के जाति या फिर गुण का बोध कराती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, या जो संज्ञा व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा के गुणों का बोध कराती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि पंडित्य, लड़कपन, बचपन, मूर्खता आदि। नेक्स्ट है कि मदन काली पतलून पहनकर खेलने गया, इसमें कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए है काली, ऑप्शन बी है पतलून, ऑप्शन सी है मदन, ऑप्शन डी है खेलने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काली। मदन काली पतलून पहनकर खेलने गया, इसमें विशेषण काली है, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, या जिस शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो इस वाक्य में काली शब्द पतलून की विशेषता बता रहा है, इसीलिए काली शब्द में क्या होगा? विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वहां मोहन के डेस्क कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थान पर क्या प्रयोग होगा? ऑप्शन ए है या, ऑप्शन बी है और, ऑप्शन सी है अलावा, ऑप्शन डी है अथवा। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलावा। वहां मोहन के अलावा और कोई नहीं था। हमारी व्याख्या है कि वहां मोहन के अलावा और कोई नहीं था, इस वाक्य में अलावा शब्द प्रयुक्त होगा। नेक्स्ट है, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में तक है। ऑप्शन ए है समुच्चय बोधक, ऑप्शन बी है क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी है संबंध बोधक, ऑप्शन डी है विस्मृति बोधक। हमें सफलता मिलने तक, तो तक में हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संबंध बोधक अव्यय। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय है। हमारी व्याख्या है कि जो अव्यय संज्ञा के बहुधा पीछे आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ बताता है उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, जैसे कि तक, भर, बिना, बाद, द्वारा, लिए। उपयुक्त वाक्य में हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इसमें संबंध बोधक अव्यय है। नेक्स्ट है कि को और के लिए किस कारक के चिन्ह है? ऑप्शन ए है संप्रदान, ऑप्शन बी है करण, ऑप्शन डी सी है अपादान, ऑप्शन डी है संबोधन। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संप्रदान। को के लिए, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को हम संप्रदान कारक कहते हैं। को और के लिए का प्रयोग संप्रदान कारक के साथ ही होता है। इसकी संख्या 8 होती है। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को या फिर के लिए, अपादान से अलगाव, संबंध का की, के, रारेरी, अधिकरण में, पर, संबोधन है, अर।
ठीक है, अरे आजी। देख लेना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव संबंध का कीके रारेरी अधिकरण में पर संबोधन है अरे अर्जी। नेक्स्ट है कि उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं। ऑप्शन ए है वाक्य के होते हैं, ऑप्शन बी है रचना के होते हैं, ऑप्शन सी है शब्द के होते हैं, ऑप्शन डी है अर्थ के होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वाक्य के। जो हमारा उद्देश्य और विधेय होता है ये हमारे वाक्य के अंग होते हैं। हमारी व्याख्या भी है कि उद्देश्य और विधेय वाक्य के अंग हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और होता है विधेय। उद्देश्य क्या होता है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है या बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि चिड़ियों ने दाने चुन लिए, यहाँ पर चिड़ियों के बारे में कहा जा रहा है इसीलिए ये उद्देश्य है। ये करता ही वाक्य का उद्देश्य होता है। जबकि विधेय क्या होता है, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। साधारण रूप से क्रिया ही वाक्य का विधेय होता है। जैसे सुमित साइकिल चला रहा है तो वाक्य में जो साइकिल चला रहा है वो सुमित है, सुमित उद्देश्य के बारे में कहा जा रहा है तो ये विधेय है। नेक्स्ट है कि तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, तो इसमें उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है छक्के, ऑप्शन बी है तेंदुलकर, ऑप्शन सी है ओवर, ऑप्शन डी है 5। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो तेंदुलकर है वो हमारा उद्देश्य है और जो हमारे है तेंदुलकर मतलब करता है और करता ही उद्देश्य होता है, इसीलिए तेंदुलकर उद्देश्य होगा। नेक्स्ट है कि विराम चिन्ह जो हमारा ये दिया गया है ऐसे कर कर ऐसे, एक किसका नाम है। ऑप्शन ए है अर्ध विराम, ऑप्शन बी है विराम, ऑप्शन सी है अल्प विराम, ऑप्शन डी है हंस पद। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है अर्ध विराम। ऐसे करके ऐसे लगता है ये अर्ध विराम होता है, ऐसे करके लगता है ये विराम होता है, ऐसे करके जो सिर्फ लगता है वो अल्प पद होता है। जैसे हमारे दिए भी गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखना। अर्ध विराम ऐसे करके ऐसे होगा, अल्प विराम सिर्फ ऐसे कर दिया जाएगा, पूर्ण विराम ऐसे होगा, योजक ऐसे होगा, निर्देशक के लिए हम ऐसे करेंगे। विवरण जो होता है वो हमें इस तरह से होता है, प्रश्नवाचक में ऐसे पूछते हैं और हंसपद ये ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है कि किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है विवरण चिन्ह, ऑप्शन बी है निर्देशक, ऑप्शन सी है कोष्टक, ऑप्शन डी है उपविराम। तो किसी कठिन शब्द को हमें स्पष्ट करना होता है तो हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी है कि कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए हम कोष्टक विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है अवसर का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए है बहती गंगा में हाथ धोना, ऑप्शन बी है आकाश पाताल एक करना, ऑप्शन सी है फूलाना समाना, ऑप्शन डी है अंगारों पर पैर रखना। से आंसर हो जाएगा अवसर का लाभ उठाना यानी बहती गंगा में हाथ धोना। व्याख्या भी है कि अवसर का लाभ उठाना एक मुहावरा होता है। इसका अर्थ होता है कि बहती गंगा में हाथ धोना, यानी कि अंगारों पर पैर रखने का मतलब होता है जानबूझकर हानिकारक करना, हानिकारक कार्य करना। आकाश पर काली करना मतलब सारे प्रयास कर डालना, और फूला ना समाना मतलब अत्यंत प्रसन्न होना। नेक्स्ट है कि बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है पाला पड़ना, ऑप्शन बी है रोड़ा अटकाना, ऑप्शन सी है बरस पड़ना, ऑप्शन डी है दांतों में जीव होना। बाधा डालने का मतलब होता है रोड़ा अटकाना। ठीक है, कहते हैं इस पे बाधा डालेंगे मतलब क्या होता है कि हम क्या करेंगे, रोड़ा अटकाएंगे मतलब समस्या उत्पन्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है। ऑप्शन ए है मनमानी करना, ऑप्शन बी है अपना हाथ पूजनीय होता है, ऑप्शन सी है अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है, ऑप्शन डी है अपने हाथ से दान करना। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त यानी सबसे सही होता है अपना हाथ जगन्नाथ। व्याख्या भी है कि अपना हाथ जगन्नाथ का मतलब है कि अपने हाथ से कार्य करना। नेक्स्ट है मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो, इसके लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए चोर चोर मौसेरे भाई, ऑप्शन ए है एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ऑप्शन बी सी है हमारा केर वेर का संग, ऑप्शन डी है जैसे नागनत वैसे सांपनाथ। तो मैं तुम सबको जानता हूँ, तुम सब एक जैसे हो मतलब एक ही थाली के तुम लोग चट्टे बट्टे हो। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। व्याख्या भी है मैं तुम सबको खूब समझता हूँ मतलब तुम सब एक जैसे हो यानी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। नेक्स्ट है कि अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है। ऑप्शन ए है राजपत्र यानी कि गजट में, ऑप्शन बी है समाचार पत्र में, ऑप्शन सी है हमारा सूचना पत्र में, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजपत्र यानी कि जो गजट होता है उसमें अधिसूचना का प्रकाशन होता है। व्याख्या भी है कि सरकारी स्तर पर
अधिसूचना का प्रकाशन अधिकतर भारतीय राज्यपत्रों यानी कि गजट में होता है। नेक्स्ट है कि निविदा सूचना का उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए है कि सामान की आपूर्ति करवाना। ऑप्शन बी है सामान की नीलामी करना। ऑप्शन सी है निर्माण कार्य करवाना और ऑप्शन डी है ये सभी। तो हमारी निविदा सूचना का उद्देश्य होता है ऑप्शन डी ये सभी। सामान की आपूर्ति करना, उसकी नीलामी करना और निर्माण का कार्य करवाना, ये सभी होती हैं। व्याख्या कह रही है कि सामान्यतः निविदा सूचना का उद्देश्य किसी निर्माण कार्य में सामान की आपूर्ति करवाने और सामानों की नीलामी करवाने के लिए होता है। नेक्स्ट है कि किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रविष्टियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र, ज्ञापन या आदेश कहलाता है। ऑप्शन ए है परिपत्र, ऑप्शन बी है विज्ञापन, ऑप्शन सी है अधिसूचना, ऑप्शन डी है आवेदन। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अधिसूचना। किसी कार्यालय के द्वारा एक साथ अनेक प्रविष्टियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र, ज्ञापन या आदेश अधिसूचना कहलाता है। हमारी व्याख्या है कि जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ कई सारी प्रविष्टियों को भेज दिया जाता है तो उसे परिपत्र कहते हैं। नेक्स्ट हमारा गद्यांश दिया गया है और उसी के आंसर पर हमें 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हमारा गद्यांश है कि कुसुम का जर यानी कि बुरी संगति का जर जो होता है सबसे भयानक होता है। ये केवल नीति सद्व्यक्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि हमारी बुद्धि को भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराएगी। अवनति मतलब उसका पतन करती रहेगी। और अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहें के समान होगी जो उसकी उन्नति को उठाएंगी। मतलब कि ये कह रहा है कि अगर हमारी संगत बुरी है तो हमें वो गड्ढे में लेकर जाएगी, हमारा पतन कर देगी, लेकिन अगर हमारी संगति अच्छी होगी तो वो हमें उन्नति की ओर ले जाएगी। हमारा पहला क्वेश्चन है इस गद्यांश का। इस गद्यांश का शीर्षक क्या है? ऑप्शन ए कुसुम की महकता, ऑप्शन बी है अच्छी संगत, ऑप्शन सी है संगत, ऑप्शन डी है युवा पुरुष। संगत। इस गद्यांश का शीर्षक जो है वो क्या होगा? संगत ही होगा। नेक्स्ट है कि कुसुम का अर्थ है तो होता है ऑप्शन डी बुरी संगत। कुसंगत यानी कि बुरी संगत होता है। नेक्स्ट है कि इस गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? तो ये होता है संगति का क्या महत्व होता है। ठीक है, दिए गद्यांश का केंद्रीय भाव है संगति का महत्व, क्योंकि गद्यांश में अच्छी और बुरी संगत को दर्शाया गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर। आई होप आपको समझ में आया होगा। रीड किया आपका 27 को और 28 फरवरी को पेपर है। आप ये सारे प्री फाइल को लगा के जाइएगा। हमने आपका जो है वो अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, कमेंट पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। होम एजुकेशन के नाम पे हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपका जो मेंस है उसकी भी हम तैयारी बहुत अच्छे से कराएंगे, जिससे आप प्री के बाद मेंस को भी क्वालिफाई कर सकें। ठीक है।